सो तो आज की वीडियो में बात करेंगे ईवीएस के चैप्टर नंबर 4 की, जिसका नाम है फिजिकल हेल्थ। उसमें सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो है कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल हेल्थ। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो फिजिकल हेल्थ है उसकी डेफिनेशन क्या है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न पीरियड के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। उसके बाद बात करेंगे व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल हेल्थ की। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। Definition of physical health. Traditional definition of physical health prior to the onset of modern medicine would have considered someone physically healthy if he or she was not stricken with a serious illness. With modern medical innovation came longer lifespan, which changed the way we define physical health. Today's definition can consider everything ranging from the absence of disease to fitness level. तो यहाँ पर ट्रेडिशनल टाइम के अकॉर्डिंग बात करते हैं। सबसे पहले तो ट्रेडिशनली जैसे फिजिकल हेल्थ माना जाता था वो था कि अगर किसी व्यक्ति को कोई भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी नहीं है, कोई लंबे टाइम से बीमारी वगैरह नहीं है, या वो बीमार नहीं है, चाहे वो पर्सन कोई भी हो, उससे अगर बीमारी नहीं है तो वो अच्छा माना जाता, उसे फिजिकली हेल्दी माना जाता था अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल डेफिनेशन। लेकिन मॉडर्न टाइम्स में जैसे जैसे इनोवेशन आई, नई नई बीमारियां भी आई और उसके साथ साथ नई मेडिसिन भी आई, तो इस तरह से जो इसकी डेफिनेशन थी वो कहीं ना कहीं चेंज हो गई। ट्रेडिशनली सिर्फ उसे फिजिकल हेल्थ मान लिया जाता था जिससे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मॉडर्न टाइम्स में जिससे बीमारी ना हो और साथ ही साथ उसका फिटनेस का लेवल कहाँ तक है, उसे दोनों चीज़ों को मिलाकर फिजिकल हेल्थ माना जाता है। कि सबसे पहले तो उस पर्सन को कोई भी बीमारी ना हो, डिजीज ना हो, और उसके बाद उसका फिटनेस लेवल कहाँ तक है, ये दोनों चीज़ें होंगी तो ही उसे फिजिकली हेल्दी माना जाएगा। तो ये थी मॉडर्न डेफिनेशन जो आज के टाइम की है, इसमें दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट, फिटनेस का लेवल, उसके साथ साथ एब्सेंस ऑफ डिजीज। लेकिन ट्रेडिशनली सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज को ही मान लिया जाता था फिजिकल हेल्थ। सो फिजिकल हेल्थ इज वाइटल फॉर ओवरऑल वेलबींग। फिजिकल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। A chronic physical illness is a long-term health problem that will not go away. For example, diabetes, asthma, arthritis और कैंसर। तो कुछ डिजीज ऐसे होते हैं, क्रोनिक डिजीज, जो काफ़ी लंबे टाइम तक रहते हैं, उनका कोई इलाज नहीं होता, जैसे डायबिटीज, अस्थमा, कैंसर वगैरह। तो इन सबको हम मैनेज कर सकते हैं टेम्परेरी बेसिस पे, लेकिन इनका कोई भी परमानेंट इलाज नहीं है। क्रोनिक फिजिकल इलनेस जो होती है ये मैनेज की जा सकती है, कैन बी मैनेज्ड, बट दे कैन नॉट बी क्योर्ड, लेकिन उन्हें बिल्कुल सही नहीं कर सकते। कैंसर वगैरह को, डायबिटीज़ वगैरह को, इनका टेम्परेरी बेसिस पर इनकी मैनेजमेंट की जा सकती है। तो यह थी डेफिनेशन ऑफ फिजिकल हेल्थ। सो कंपोनेंट ऑफ फिजिकल हेल्थ, तो यहाँ पर 5 मेन कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले फिजिकल एक्टिविटी, सेकंड वन इज न्यूट्रिशन एंड डाइट, थर्ड वन इज अल्कोहल एंड ड्रग्स, फोर्थ वन इज मेडिकल सेल्फ केयर एंड फिफ्थ वन इज रेस्ट एंड स्लीप। तो सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल एक्टिविटी की। मोस्ट हेल्दी चिल्ड्रन एंड अडल्ट शुड बी एक्टिव ऑन ए डेली बेसिस। तो यहाँ पर जो भी हेल्दी चिल्ड्रन या अडल्ट हैं उन्हें डेली बेसिस पर एक्टिव रहना चाहिए, या फिर कुछ लोग जो हेल्दी हैं वो एक्टिव भी रहते हैं। तो यहाँ पर एक्टिव रहना है सबसे पहले। तो दिस शुड बी मिक्स ऑफ बोथ नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी एंड स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज। तो इसमें नॉर्मल जो फिजिकल एक्टिविटी है वो भी इंक्लूड होती है और उसके साथ साथ स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज भी इंक्लूड होती है, दोनों ही चीज़ें इंक्लूड होती हैं। एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी के एग्जाम्पल की बात करें तो वॉकिंग, बाइकिंग, हाइकिंग। तो इस तरह की जो सिंपल चीज़ें हैं ये नॉर्मल में आएंगी। उसके बाद जो मोर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म्स हैं एक्सरसाइज के, उसमें आएगा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रनिंग, स्पोर्ट्स। तो ये जो स्पोर्ट्स वगैरह, रनिंग वगैरह, ये स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज में आएंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है। लेकिन जो नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी हैं, वॉकिंग, बाइकिंग वगैरह, ये नॉर्मली आसानी से हो जाती हैं, ये भी इसमें इंक्लूड होंगी। तो फिजिकल एक्टिविटी में ये दोनों चीज़ इंक्लूड होंगी और यही सबसे पहला कंपोनेंट है फिजिकल हेल्थ का। सेकंड वन इज न्यूट्रिशन एंड डाइट। तो जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है न्यूट्रिशन और डाइट। ए वेल बैलेंस्ड डाइट शुड हैव कंटेन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स। तो यहाँ पर जो एक बैलेंस डाइट होती है उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, ये सब चीज़ होनी चाहिए, एक सही प्रपोर्शन में होनी चाहिए। ये बात हम पहले से भी जानते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है फिजिकल हेल्थ के लिए भी, डाइट किस तरह की है पर्सन की। रिस्ट्रिक्टिंग स्पेसिफिक न्यूट्रिशन शुड बी डन ओनली अंडर द सुपरविजन ऑफ ए लाइसेंस हेल्थ प्रोफेशनल।
तो यहाँ पर कई बार क्या होता है कि कुछ पर्सन्स को कुछ न्यूट्रिशन को खाने से रोका जाता है, लाइक प्रोटीन वगैरह, आयरन वगैरह। तो उन्हें रोकने के लिए अगर किसी डॉक्टर ने कहा है, कोई प्रोफेशनलिस्ट ने कहा है जिसके पास लाइसेंस वगैरह है, तो हमें वो न्यूट्रिशन नहीं लेने चाहिए, क्योंकि सभी जो भी न्यूट्रिशन होते हैं वो हेल्थ के लिए सही होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ पर्सन्स को डिजीज़ होने के कारण कुछ न्यूट्रिशंस लाइक प्रोटीन वगैरह या फिर आयरन वगैरह लेने से रोक दिया जाता है। तो जब डॉक्टर के कहने पर ही उन्हें बंद करना है, ऐसे ही उन्हें खुद के अकॉर्डिंग ही नहीं छोड़ देना है। नेक्स्ट वन बात करें तो फ्लूइड आइडियली इन फॉर्म ऑफ क्लीन वाटर। जो फ्लूइड है, तरल जो चीज़ें लेनी है, वो मेनली साफ पानी पीना है और वो रेगुलरली पीना है। तो पानी जैसे कि हम जानते हैं कि डॉक्टर भी कहते हैं कि दिन में पीना है 4 से 5 लीटर, तो वो जो नॉर्मली क्लीन वाटर है वो फ्लूइड के रूप में सबसे अच्छा है। एंड लास्ट वन इज मील्स एंड स्नैक्स शुड बी कंज्यूम थ्रू आउट द डे एंड पोर्शन साइज शुड बी सेंसिबल। तो यहाँ पर जो भी खाना खाना है वो एक साथ ही सारा नहीं खा लेना है, डे के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग खाना है, और जो उनका प्रपोर्शन होगा वो भी सेंसिबल ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपको पूरा दिन आगे काम करना है तो आप एक साथ ही खा लें, ऐसा नहीं करना है। प्रपोर्शन के हिसाब से खाना है, थ्रू आउट द डे खाना है, थोड़ा थोड़ा पूरा दिन, लेकिन एक साथ नहीं खा लेना है। तो ये सेकंड कंपोनेंट है फिजिकल हेल्थ का, जो कि है न्यूट्रिशन एंड डाइट। थर्ड वन इज अल्कोहल एंड ड्रग्स। Substances that alter mood or other bodily process should be limited or avoided। तो वो चीज़ें, वो पदार्थ, वो सब्सटेंस जो बॉडी के जो भी फंक्शन है उन्हें लिमिटेड कर दें या फिर मूड को चेंज करें, तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना है। या फिर अगर आप पहले से कंज्यूम कर रहे हैं तो उन्हें लिमिटेड रखना है, यानी कि अल्कोहल ड्रग्स को ही अवॉइड कर देना है। लेकिन अगर कोई पर्सन जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इनका यूज़ कर रहा है उसे लिमिट कर देना है, यानी कि क्योंकि वो एकदम से अवॉइड नहीं कर पाएगा तो धीरे धीरे लिमिट लगाकर उसे अवॉइड करवा देना चाहिए। लेकिन क्योंकि इनका काफ़ी बड़ा इफेक्ट होता है हेल्थ पर, दोज विद एडिक्टिव टेंडेंसीज और अदर हेल्थ रिस्क शुड कंसीडर कंप्लीट एब्स्टिनेंस फ्रॉम दी सब्सटेंसेस। तो यहाँ पर जो भी एडिक्टिव हो चुके हैं लोग इस तरह से अल्कोहल या ड्रग्स के, उन्हें हेल्थ का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है, तो उन्हें इनसे दूर रहना चाहिए। क्योंकि जिन्हें भी डिजीज़ हैं पहले से, अगर वो अल्कोहल का कंजप्शन ज़्यादा करेंगे तो उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बुरा होगा। तो यहाँ पर जो लोग पहले से डिजीज़ वाले हैं उन्हें तो खासकर दूर रहना चाहिए, और जो डिजीज़ नहीं है उन्हें भी इनसे दूर रहना चाहिए, और जो पहले से ज़्यादा एडिक्टिव हो चुके हैं उन्हें लिमिट लगाकर धीरे धीरे अवॉइड कर देना चाहिए। ये था थर्ड कंपोनेंट। फोर्थ वन इज मेडिकल सेल्फ केयर। तो यहाँ पर खुद की मेडिकल सेल्फ केयर भी फिजिकल हेल्थ के अंदर ही आती है। इसमें क्या इंक्लूड होगा? बेसिक आइटम, जैसे वो प्राइमरी किट वगैरह होती है, तो बेसिक आइटम सच एज बैंडेज, ओवर द काउंटर पेन रिलीविंग मेडिसिन शुड बी इजीली एक्सेसिबल फ्रॉम होम। तो घर में ही पेन किलर्स वगैरह, बैंडेज वगैरह होने चाहिए, क्योंकि कई बार कट वगैरह लगने पर भी बैंडेज का इस्तेमाल की ज़रूरत होती है। तो यानी कि जो बेसिक आइटम है वो घर में होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म कफिंग फीवर शुड बी एड्रेस थ्रू प्राइमरी केयर। तो यहाँ पर अगर आपको काफ़ी समय से कोई बीमारी है, खांसी वगैरह है, कफ है, फीवर है, तो आपको ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसके अलावा अगर एमरजेंसी ट्रीटमेंट शुड बी सोट विद साइन एंड सिम्टम आर सिग्निफिकेंट और लाइफ थ्रेटनिंग। और काफ़ी ज़्यादा अगर गंभीर हो जाए, यानी कि एमरजेंसी आ जाए, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल एडमिट हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं लाइफ को भी खतरा हो सकता है। तो यानी कि खुद की सेल्फ केयर करना, मेडिकल सेल्फ केयर भी फिजिकल हेल्थ का ही कंपोनेंट है। तो ये था फोर्थ वन। एंड लास्ट वन एंड फिफ्थ की बात करें तो रेस्ट एंड स्लीप। वाइल रेगुलर एक्टिविटी इज एसेंशियल फॉर फिजिकल हेल्थ। जिस तरह से रेगुलर एक्टिविटी करना फिजिकल हेल्थ के लिए ज़रूरी है, उसी तरह से बॉडी को रेस्ट देना भी उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। So resting through body is just as important. Spending time relaxing or taking short naps can help the body. तो यहाँ पर रिलैक्स देना बॉडी को। स्लीप शुड टेकन इन क्वाइट डार्क एनवायरनमेंट एंड शुड लास्ट अप्रोक्सीमेटली 7 to 9 आवर्स। तो यहाँ पर जो स्लीप है, नींद है, वो 7 से 9 घंटे की होनी चाहिए लगभग, और डार्क और क्वाइट एनवायरनमेंट में होनी चाहिए। तो ये था लास्ट कंपोनेंट ऑफ फिजिकल हेल्थ, रेस्ट एंड स्लीप। तो ये थे 5 कंपोनेंट ऑफ फिजिकल हेल्थ, और डेफिनेशन की बात भी कर लिया ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग और मॉडर्न के अकॉर्डिंग। तो यही था इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।